नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज पंचतंत्र से कहानी लेकर आए हैं और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। विष्णु शर्मा हैं इसके लेखक। बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं और जीवन में बहुत ही काम आने वाली कहानियाँ हैं और पंचतंत्र में पशु पक्षियों मनुष्यों सबके द्वारा कहलाई गई हैं और सभी कहानियों से कुछ न कुछ सीख मिलती है, इसलिए इसे पढ़ना ज़रूर चाहिए। और अगर पढ़ने का वक्त ना हो तो आप सुने वीडियो के माध्यम से, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें। चलिए सुनाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता देते हैं। ये संपूर्ण पंचतंत्र है। पंडित विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। यद्यपि यह पुस्तक अपने मूल रूप में नहीं रह गई है, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र को 5 तंत्रों यानी कि भागों में बांटा गया है। मित्र भेद, मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव, मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ, काकोलिकीयम, कौवे एवं उल्लुओं की कथा, लब्ध प्रमाण, हाथ लगी चीज़ लब्ध जिसको कहते हैं का हाथ से निकल जाना, अपरीक्षित कारक जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें, हड़बड़ी में कदम ना उठाएं। पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी कथा का पात्र बनाया गया है तथा उनसे कई शिक्षाप्रद बातें कहलाने की कोशिश की गई है। तो पंचतंत्र से सबसे पहले एक कथा सुनाते हैं और उसके बाद में प्रारंभ की ये कथा है। इसमें मित्र भेद की कथा कह सकते हैं। तो महिला रौप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक वणिक पुत्र रहता था। उसे धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन प्राप्त हुआ था और किंतु उतने से संतोष नहीं होता था और भी अधिक धन कमाने की इच्छा थी। 6 उपायों से ही धनोपार्जन किया जाता है। 6 उपाय कौन कौन से हैं? भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार से। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। उनमें से सबसे अच्छा यही है कि परदेश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाए। इसका भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है कि बड़े बड़े शहरों से बहुत सारा सामान लोग ले आते हैं और छोटे छोटे कस्बों में भी इसको उपलब्ध करा देते हैं। यही व्यापार है। लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं और अपने घर के पास जब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो कुछ ज़्यादा पैसा देने में भी लोग नहीं सकुचाते हैं। तो इससे व्यापार बढ़िया चलता है और व्यापार होता ही है लेन देन का। सामान दिया उसके बदले पैसा देना है। उस समय था कि एक्सचेंज बराबर का होता था। जिसके पास जो चीज़ रहता था उसी से लोग आदान प्रदान करके अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। जैसे किसी के पास धान है, चावल है, तो किसी के पास मिट्टी का बर्तन है, तो किसी के पास सोने के सिक्के हैं और किसी के पास मसाले हैं, किसी के पास जो भी सामान है, दाल है, दलहन है, तेल है। तो इस तरह से लोग ज़रूरत के सामान का आदान प्रदान कर लेते थे। उसका एक मूल्य तय कर लेते थे, उस मूल्य के हिसाब से बराबर कर लेते थे। क्योंकि उस समय पैसा नहीं बना था। अब ऐसी दिक्कत नहीं है, अब पैसा है तो लोग लेते हैं। और अगर वो चीज़ें हम घर के पास किसी को उपलब्ध करा देते हैं तो लोगों को आने जाने के झंझट से बचते हैं लोग, तो उन्हें थोड़े ज़्यादा पैसा देने में भी दिक्कत नहीं होती है। तो यही है सबसे बढ़िया तरीका कि बाहर से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का
संकल्प किया। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा कि इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ उनके बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहाँ रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाना चाहिए। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं। बैल था, वह आसानी से ठीक नहीं हो रहा था। तो बैलगाड़ी के सारथी ने कहा कि इस बैल के जीवन की रक्षा के लिए अपना जीवन संकट में डालना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक रखकर अपने खुद आगे प्रस्थान किया। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल अनेक शेर बाघ चीतों से भरा पड़ा है तो वे भी 2-1 दिन के बाद ही वहाँ से प्राण बचाकर भागे और वर्धमान के सामने यह झूठ बोल दिया कि स्वामी संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया। किनारे की दूब का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत ही बलदायी होता है। उसे निरंतर खाने के बाद वह खूब मांसल और हिष्ट पुष्ट भी हो गया। दिन भर नदी के किनारों को सिंहों से पाटना और मदमस्त होकर गरजते हुए किनारों की झाड़ियों में सिंह उलझाकर खेलना ही उसका काम था। एक दिन उसी यमुना तट पर पिंगलक नाम का एक शेर पानी पीने आया। वहाँ उसने दूर से ही संजीवक की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुनकर वह भयभीत होकर सिमटकर झाड़ियों में जा छिपा। शेर के साथ 2 गिदड़ भी थे। करटक और दमनक ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन के स्वामी का इस तरह भयातुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गिदड़ को कहा, करटक हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं। आज वही इस तरह सिमट कर डर कर बैठा है। प्यासा होकर भी वह पानी पीने के लिए यमुना तट पर जाकर लौट आया। इस डर का कारण क्या है? करटक ने उत्तर दिया, दमनक कारण कुछ भी हो, हमें क्या, दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। जो ऐसा करता है वह उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है जिसने दूसरे के काम में कौतूहल वश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया था। दमनक ने पूछा कि यह क्या बात कही तुमने? करटक ने कहा, सुनो। अब एक नई कहानी शुरू हुई। तो ये कहानी कैसी थी? बंदर और लकड़ी का खूंटा। तो इस तरह से कहानियाँ लिखी जाती थी पंचतंत्र में। एक कहानी से दूसरी कहानी को जोड़ा जाता था और फिर दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और इसमें मनुष्य का भी को पात्र बनाया जाता था और साथ ही जीव जंतुओं को भी पात्र बनाया जाता था। इससे कहानी थोड़ी रोचक हो जाती थी। बच्चे पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत ही पसंद करते हैं, बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस हर कहानी में कुछ न कुछ सीख छिपी रहती है। तो इसे अपनाकर जीवन को सरल, आसान और उत्तम बनाया जा सकता है। आशा है इस कहानी को सुनकर अच्छा लगा। इसके बाद की दूसरी कहानी हम अगले भाग में सुनाएंगे। अभी बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बेल बटन है, उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।